लास्ट टाइम हम लोग ने कहाँ पे स्टॉप किया था? डायरेक्शन रेशियोज, DRS। उसके बाद उसके क्वेश्चंस किए थे, एंगल बिटवीन डायगोनल्स वाला और LMN वाला। क्रॉस प्रोडक्ट नहीं किया था ना? डॉट ही कराया था ना, क्रॉस नहीं कराया था पक्का। नेक्स्ट, डॉट प्रोडक्ट के सब क्वेश्चंस आई थिंक हो गए। उसमें बोर्ड्स में एक्सक्लूसिवली अगर तुम लोगों ने एक्सरसाइज सॉल्व की है तो उसमें प्रूव दैट वाले आते हैं, जैसे प्रूव दैट अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड वो सब। वो प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस ऑब्वियसली हम लोग को CET या JEE मेंस में नहीं आने वाले, एंट्रेंस एग्जाम में। वो खाली किस में आएंगे? बोर्ड्स में। बेसिकली जो प्रॉपर्टीज होती है, जैसे पैरेललोग्राम में डायगोनल्स क्या होता है? बाइसेक्ट, तो उसका ही प्रूफ पूछ लिया। शो दैट इन अ पैरेललोग्राम द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, वैसे टाइप के क्वेश्चंस। तो प्रूव दैट वाले हम लोग लास्ट में बोर्ड्स के लिए ना, अपने को CET में उतना काम का नहीं है, तो लास्ट में एक साथ ही हम लोग लाइन बाय लाइन कर देंगे। तो तुम लोग को फिर थियोरम्स भी करना पड़ेगा, LH प्रूफ वाले जो थियोरम 5.1 5.2 वो सब है, वो भी हम लोग किसके लिए करेंगे? खाली बोर्ड्स के लिए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इज क्रॉस प्रोडक्ट। हम लोग का डॉट प्रोडक्ट हो गया था पूरा। साथ में लिखना है ना। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या तो वेक्टर प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर्स है A एंड B और दोनों को मल्टीप्लाई करने का फर्स्ट वे हम लोग ने क्या देखा था? डॉट प्रोडक्ट। सेकेंड वे इज यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट डिनोट कैसे करते हैं? A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट से मुझे जो मल्टीप्लाई करके मिलता है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब एक नंबर मिलेगा। क्रॉस प्रोडक्ट से मुझे मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा? वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या होता है? मॉड A मॉड B इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। अगर वेक्टर का डेफिनेशन याद है तो वेक्टर के डेफिनेशन में एक उसका मैग्नीट्यूड होता है और उसका डायरेक्शन। डायरेक्शन जनरली वेक्टर को कौन देता है? उसका यूनिट वेक्टर। जैसे एक्स एक्सिस को डायरेक्शन कौन देता है? आई कैप, वाई एक्सिस को जे कैप, जेड एक्सिस को के कैप। वैसे अगर मैंने एक रैंडम वेक्टर लिया ए वेक्टर या पी वेक्टर, तो पी वेक्टर को डायरेक्शन कौन देगा? पी कैप। उसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो। तो वैसे ही ए क्रॉस बी वेक्टर प्रोडक्ट है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा। ये जो चीज है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। बट उसको डायरेक्शन कौन देगा? एन कैप। यहाँ पे हम लोग ऐसा पूरा ए क्रॉस बी कैप ऐसा लिख नहीं सकते, इसके लिए उसको क्या मान लिया हम लोग ने? एन कैप, जो इसको क्या देगा? डायरेक्शन। अगर फिजिक्स में तुम लोग को याद है तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होता है? किससे निकलता है? कौन से रूल से? राइट हैंड थंब रूल। तो अगर एक प्लेन में दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और मुझे अगर दोनों वेक्टर का क्या लेना है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं भाई? क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन बाय राइट हैंड थंब रूल। तो पहले अपने को ए पे जाना है, फिर ए से बी, और जहां पे थंब पॉइंट करेगा दैट विल बी द डायरेक्शन। तो ये जो 3D दिख रहा है ये फ्लैट प्लेन है, फ्लैट। ए पे रख के मैं बी पे जाऊंगा तो डायरेक्शन कौन सा आएगा? ऊपर।
ये बोर्ड का प्लेन नहीं है, फ्लैट वाला प्लेन है। अगर बोर्ड के प्लेन में बताओ तो अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, तो ए पे हाथ रखे अगर मैं बी पे गया तो थंब स्क्रीन के अंदर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर थंब स्क्रीन के अंदर जाएगा तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा? अंदर। अगर यहाँ पे मैं इसको बी वेक्टर और इसको ए वेक्टर मानू तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा? बाहर। मैथ में राइट एंड थंब रूल से हम लोग जनरली कभी भी डायरेक्शन निकालते नहीं है। हम लोग को मैथ में जो क्रॉस प्रोडक्ट का काम होता है वो ये होता है कि अगर मैं ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो या तो वो ऊपर जाएगा, दोनों से परपेंडिकुलर होगा, या तो वो नीचे जाएगा। ऊपर जाएगा या तो नीचे। ये 3D प्लेन है, फ्लैट सरफेस, बेंच वाला, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो या तो ऊपर होगा या तो नीचे, डिपेंडिंग ऑन ए और बी की पोजीशन क्या है। मैथ में मैंने बोला हम लोग को राइट एंड थंब रूल से डायरेक्शन निकालते नहीं है। मैथ में हम लोग को एक ही काम है कि ये जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी, ये वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर है जो ए वेक्टर से भी परपेंडिकुलर है और बी वेक्टर से भी परपेंडिकुलर है। मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर जो प्लेन में है वो प्लेन से क्या है? परपेंडिकुलर। अभी चाहे वो ऊपर की डायरेक्शन में या नीचे की डायरेक्शन में हो, उससे मुझे इतना फर्क पड़ता नहीं, बट वो क्या होगा? हमेशा परपेंडिकुलर। क्लियर है? थीटा क्या है यहाँ पे? थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, जो हम लोग का डॉट प्रोडक्ट में भी सेम था। यहां से मैं एन कैप की वैल्यू निकाल सकता हूं। एन कैप की वैल्यू क्या होगी? इसको नीचे लेके जाओ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ए क्रॉस बी। तो ये सेम ही फॉर्मूला है, खाली अलग वे में लिखा है। सिमिलरली यहां से मॉड ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी? मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा, क्योंकि उसका क्या है? खाली मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी को डायरेक्शन कौन देता है? एन कैप। ये किसका डेफिनेशन है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में दो चीज, फर्स्ट कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो वेक्टर होता है ए क्रॉस बी, उसका डायरेक्शन क्या होता है? ए से भी परपेंडिकुलर है और बी से भी। उस या तो ऊपर होगा या तो नीचे। ऊपर नीचे हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं बाय यूजिंग अ नेगेटिव साइन। सेकेंड कि मॉड ए क्रॉस बी है, दैट इज जस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो एन कैप के अलावा मॉड ए मॉड बी इंटू साइन थीटा। लिख लिया ये। इसके बाद बाकी नेक्स्ट इज क्रॉस प्रोडक्ट से मुझे एरिया मिलता है किसका? फर्स्ट इज ट्रायंगल। अगर कोई भी एक ट्रायंगल है, मान लो ए बी एंड सी, तो ए बी सी तीन साइड्स है। कोई भी दो वेक्टर बना लो, जैसे ए बी वेक्टर और ये बी सी वेक्टर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय हाफ इंटू मॉड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर। कोई भी दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। यहां पे मैंने ए बी और बी सी लिया, तुम लोग चाहो तो बी सी क्रॉस सी ए कौन सा भी लिख सकते हो। कोई भी दो साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट। डायरेक्शन भी मैटर नहीं करता है, बीसी को सी भी लिखना है तो भी चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली अपने को तो उसका लेंथ ही चाहिए, मॉडुलस।
सेकेंड इज पैरेललोग्राम। अभी पैरेललोग्राम लॉ से हम लोग को पता है कि पैरेललोग्राम का अगर मैं डायगोनल बनाऊंगा तो वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देगा। अगर ये वाला वेक्टर ए है और ये बी, तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहां पे मैंने कोऑर्डिनेट्स नहीं लिए, यहां पे मैंने डायरेक्ट वेक्टर ही ले लिया है। यहां पे मैंने डायरेक्ट वेक्टर ही लिया है, कोऑर्डिनेट्स नहीं लिए हैं। तो अगर मुझे पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है, सो दैट विल बी 2 टाइम्स द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? कोई भी दो साइड, ये ट्रायंगल है ना, पैरेललोग्राम में अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी क्या होगा? बी वेक्टर। तो ये वाले ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इनटू मॉडुलस ऑफ दो साइड्स के वेक्टर्स का क्रॉस। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका हाफ इनटू मॉडुलस ऑफ दो साइड्स क्या दिया? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अभी सिंस ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट समझता है? इक्वल है, खाली मिरर इमेज है। तो अगर ये ट्रायंगल का एरिया मिल गया तो इसके लिए मुझे खाली मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा? 2। तो 2 कैंसिल हो गया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आता है? हाफ इंटू ए वेक्टर, सॉरी खाली ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। पैरेललोग्राम का एरिया मैं एक और वे से फाइंड कर सकता हूं, अगर मुझे उसके डायगोनल्स पता है तो। दोनों डायरेक्शन यहाँ पे मैटर नहीं करता है, क्योंकि अल्टीमेटली अपने को मैग्नीट्यूड लेना है। डायरेक्शन, अगर एक वेक्टर है, इसका डायरेक्शन ऊपर है, ये वेक्टर वही सेम लेंथ का, उसका डायरेक्शन नीचे है। अगर मुझे दोनों का मैग्नीट्यूड पूछूंगा तो दोनों का लेंथ सेम ही होगा, तो डायरेक्शन ऊपर हो या नीचे हो उससे फर्क पड़ेगा नहीं, दोनों का लेंथ क्या होगा? सेम। इसके लिए यहाँ पे भी तुम लोग रैंडम कौन सा भी डायरेक्शन ले सकते हो। अगर दोनों डायगोनल्स पता है, सपोज दिस इज d1 वेक्टर और ये d2 वेक्टर, दोनों डायगोनल वेक्टर अगर पता है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर। तो पैरेललोग्राम के केस में मेरे पास दो फॉर्मूले होते हैं, अगर साइड्स पता है और अगर डायगोनल्स पता है। इसके बाद अगर आई जे के टर्म्स में वेक्टर है, सपोज ए वेक्टर इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, बी वेक्टर इज x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट से। क्रॉस प्रोडक्ट में डिटर्मिनेंट में पहला रो क्या होता है? i j k, सेकेंड x1 y1 z1 और दूसरा थर्ड x2 y2 z2। डिटर्मिनेंट की वैल्यू सबको कैलकुलेट करने आती है? कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये नहीं आता है तो क्वेश्चन करेंगे, उसमें देख लेना। हुआ? लास्ट लेक्चर को एब्सेंट और कौन एब्सेंट था लास्ट लेक्चर? क्यों? मैंने वेक्टर के फर्स्ट लेक्चर में ही बोला था कि जेई मेंस में एटलीस्ट 2 क्वेश्चन वेक्टर से आते हैं और सीईटी में 3। नोट्स कंप्लीट किए? हुआ? क्वेश्चन लिखो। फाइंड 2 यूनिट वेक्टर्स which are perpendicular to both
which are perpendicular to both u vector is equals to 2 I cap plus j cap minus 2 k cap and v vector is equals to I cap plus 2 j cap minus 2 k cap. इसमें मुझे एक ऐसा वेक्टर पूछा है जो u से भी परपेंडिकुलर है और v से भी. अभी बोला कि अगर मुझे कोई ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो दो वेक्टर से परपेंडिकुलर है तो उसके लिए वो दोनों वेक्टर का क्या ले लेने का? क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट ऐसी चीज है कि मैं जो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा वो दोनों से क्या होगा? परपेंडिकुलर. तो यहाँ पे u और v से परपेंडिकुलर चाहिए दोनों. यूनिट वेक्टर चाहिए. यूनिट वेक्टर तो हम लोग लास्ट में एडजस्ट कर लेंगे. तो पहले उसका क्या निकालना पड़ेगा? वो डायरेक्शन में वेक्टर. तो डायरेक्शन में वेक्टर कैसे निकलेगा? u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर या फिर v वेक्टर क्रॉस u वेक्टर. डायरेक्शन उल्टा हो इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ i j के 2 1 माइनस 2 1 2 माइनस 2. कैसे करते हैं? पहले i, फिर वो रो और वो कॉलम को कैंसिल करके जो बचा है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई. तो 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4. बीच वाले के लिए माइनस आना था, माइनस जे कैप माइनस 4 प्लस 2 लास्ट में प्लस के कैप 4 माइनस 1 4 माइनस 2 तो 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप. देख लो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ ना. ये मुझे u क्रॉस v मिला जो ऐसा वेक्टर है जो u से भी परपेंडिकुलर है और v से भी. मुझे क्या फाइंड करना है? यूनिट वेक्टर. क्या फाइंड करना है? स्टार्टिंग में पहले ही लेक्चर में सब बोल्ड में मैंने लिखा था कि वेक्टर इस का डेफिनेशन क्या था? मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर. ऐसा हम लोग ने क्वेश्चन भी किया था. तो अगर मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए तो जो वेक्टर है उसको अपने मैग्नीट्यूड से क्या कर लो? डिवाइड. तो यहाँ पे ये वेक्टर तो मुझे मिल गया बट मुझे कौन सा वेक्टर चाहिए? यूनिट वेक्टर. तो यहाँ पे ये जो वेक्टर मिला है उसको उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो? डिवाइड. तो यूनिट वेक्टर इन या फिर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ u वेक्टर एंड v वेक्टर वो कैसे मिलेगा? u क्रॉस v उसके ही मैग्नीट्यूड से उसको क्या कर दो? डिवाइड. तो दैट इज 2 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप. इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9. याद है ना मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? तो 8 और 9 17. तो 2 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 17. अभी ध्यान दो क्वेश्चन में अगर ध्यान से तुम लोगों ने लिखा है तो उसमें यूनिट वेक्टर्स पूछा है प्लूरल. जैसे कि मैंने बोला जो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं उसकी डायरेक्शन या तो ऊपर होगी या तो नीचे. अगर ऊपर वाला पॉजिटिव है तो नीचे वाला क्या होगा? नेगेटिव. एंड वाइस वर्सा. नीचे वाला पॉजिटिव ऊपर वाला नेगेटिव. तो ये मुझे पता नहीं है ऊपर है कि नीचे है बट अगर ये वाला ऊपर है प्लस वाला तो माइनस वाला क्या होगा उससे? नीचे. तो यूनिट वेक्टर्स पूछा है तो प्लस वाला भी वैलिड है और माइनस वाला भी. तो प्लस माइनस क्यों लगाया समझा? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट लेने पे परपेंडिकुलर ऊपर के साइड भी होगा और नीचे की साइड भी. यूनिट वेक्टर्स कहां से? ये तो क्रॉस प्रोडक्ट लिया ना. क्रॉस प्रोडक्ट से क्या मिलता है?
ये लिखा तूने? अगर मैं ए क्रॉस बी, ए वेक्टर है बी वेक्टर है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो मुझे कौन सा वेक्टर मिलेगा? ए क्रॉस बी बराबर। अगर ए क्रॉस बी मुझे मिला है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? टू बोथ ए एंड बी। तो अगर मुझे कोई क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि ऐसा वेक्टर फाइंड करो जो ए से भी परपेंडिकुलर है और बी से भी, तो सिंपली वो लोग क्या बोल रहे हैं कि दोनों का क्या ले लो? क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे वही बोला है ना, ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करो बोला है। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करना इजी है। अगर मुझे वेक्टर मिल गया है तो यूनिट वेक्टर के लिए खाली उसको उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देना है? डिवाइड। तो यूनिट वेक्टर आ गया। प्लस माइनस क्यों लगाया? कि क्रॉस प्रोडक्ट लेने पे डायरेक्शन या तो ऊपर आएगा या तो नीचे। अभी फिजिक्स जैसे हम लोग एग्जैक्ट डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, खाली वो दोनों साइड पे आएगा। इसके लिए अगर एक प्लस होगा तो दूसरा डेफिनेटली क्या होगा? माइनस, क्योंकि एग्जैक्ट अपोजिट है ना। अगर ये वेक्टर ए है तो सेम का खाली मैं डायरेक्शन उल्टा कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा? माइनस है। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, find the area of parallelogram whose diagonals are 3 I cap minus j cap minus 2 k cap and minus I cap plus 3 j cap minus 3 k cap। अगर पैरेललोग्राम में डायगोनल वेक्टर्स दिए तो एरिया क्या होता है? हाफ इनटू मॉडुलस ऑफ या मॉड ऑफ d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर। तो पहले d1 क्रॉस d2 निकालो। अभी करते जाओ, इसमें वेट क्या कर रहे हो? d1 क्रॉस d2 क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? i j के 3 minus 1 2 minus 1 3 minus 3 अभी लिखा है ना। उधर सब्स्टिट्यूट मत करो, इस d1 क्रॉस d2 अलग से लेना है, फिर उसका मॉडुलस लेना है। समझा क्या? तो d1 क्रॉस d2 निकालूंगा, फिर उसका मॉड लूंगा विच इज अंडर रूट ऑफ वैसे। मैंने भी देखो अलग से किया है। तो i इंटू 3 माइनस 6 माइनस 3 आई कैप माइनस 9 प्लस 2 प्लस 7 जे कैप 9 माइनस 1 प्लस 8 के कैप। ऐसा आया? चेक करो। गड़बड़ हो गई कुछ? ये माइनस 9 प्लस 2 होगा ना, माइनस 2 कैसे? अच्छा, तो फिर आई वाले में भी गड़बड़ हो गया ना। तो हाँ, 9 आई कैप क्या आ रहा है? माइनस 11 जे कैप। किधर 7? अच्छा, प्लस ये प्लस है। अब ये d1 क्रॉस d2 आया, इसके बाद मुझे उसका क्या लेना है? मैग्नीट्यूड। और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? हाफ। तो मुझे क्या मिल जाएगा? एरिया। तो हाफ इनटू अंडर रूट ऑफ 81 प्लस 121 प्लस 64, तो हाफ स्क्वायर रूट ऑफ मॉड है ना भाई, एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2, तो d1 क्रॉस d2 तो निकाला, उसके बाद उसका मॉड 4 by 6 10 16 हाफ रूट 266। 266 आई डोंट थिंक फैक्टराइज होगा,
नेक्स्ट, if modulus of A dot B is equals to mod A cross B, if mod A dot B is equals to mod A cross B and A dot B is less than 0 and A dot B is less than 0, find the angle between A vector and B vector. Find the angle between A vector and B vector. अभी यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, वो छोटा सा कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ. A डॉट बी स्केलर क्वांटिटी होगी कि वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर. A क्रॉस बी स्केलर की वेक्टर? वेक्टर. तो इसके मॉडुलस का मीनिंग अलग है, ये मॉडुलस का मीनिंग अलग है. ये वेक्टर है, उसका मॉड मतलब ये वेक्टर का लेंथ है जो हम लोग निकालते हैं अंडर रूट ऑफ आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर. ये ए डॉट बी स्केलर क्वांटिटी है. तो अगर मॉडुलस फंक्शन पता है, मॉडुलस फंक्शन क्या बोलता है कि मॉड एक्स की वैल्यू एक्स होगी अगर अंदर जो है वो पॉजिटिव होगा और इसकी वैल्यू माइनस एक्स होगी अगर अंदर जो है वो नेगेटिव होगा. तो यहां पे मॉड के अंदर स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? ए डॉट बी. और ए डॉट बी उसने क्या दिया है? नेगेटिव. जब ये मॉड ओपन होगा तो खाली ए डॉट बी आएगा कि माइनस ए डॉट बी आएगा? माइनस ए डॉट बी. मॉडुलस की डेफिनेशन की वजह से कि अंदर वाली क्वांटिटी खुद अगर नेगेटिव है तो मॉडुलस ओपन कैसे होता है? विथ माइनस. तो यहां पे ए डॉट बी खुद नेगेटिव दी है तो ये मॉडुलस ओपन कैसे होगा? माइनस ए डॉट बी. समझा? और राइट हैंड साइड पे तो ओपन ओपन कुछ नहीं करना है, उधर कंफ्यूज मत होना, वो वेक्टर का मॉड है तो दैट विल रिमेन द सेम, मॉड ए क्रॉस बी. अभी फॉर्मूला दोनों का आता है. ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा. ये अभी लिखा था. मॉड ए क्रॉस बी का क्या होता है? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा. एन कैप नहीं आता है क्योंकि मॉडुलस है ना. मॉड ए कैंसल, मॉड बी कैंसल, कॉस थीटा नीचे लेके जाओ तो यहाँ पे क्या बचेगा? -1 इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस tan थीटा. -1 का भी आता है 3π/4 135. हो गया लिख के. नेक्स्ट, if A vector is equals to I cap plus j cap plus k cap and C vector is equals to j cap minus k cap, find B vector which satisfies the equations A cross B equals to C and A dot B is equals to 3. A वेक्टर और C वेक्टर दिया है, मुझे B वेक्टर फाइंड करना है जो ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हो. अभी ये क्वेश्चंस वेक्टर इक्वेशन के क्वेश्चंस होते हैं. वेक्टर इक्वेशन के क्वेश्चन मतलब मुझे वेक्टर इक्वेशंस दिए होंगे, ये वेक्टर इक्वेशन बोलते हैं इसको. इक्वेशन मतलब जिधर इक्वालिटी होती है. तो वेक्टर इक्वेशन के क्वेश्चंस एकदम अगर थियोरेटिकल वे से करो या सबसे बेस्ट वे होता है कि जो अननोन वेक्टर चाहिए, जैसे सॉल्व करके बोलते हैं ना, सॉल्व x + y = 3, x - y = 5. तो सॉल्व मतलब किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं? x और y की. यहाँ पे उसने खुद बोल ही दिया है कि किसकी वैल्यू फाइंड करो?
बी वेक्टर की। इसको मैं सिंपली ऐसे भी बोल सकता था, सॉल्व दिस एंड दिस। तो मतलब हम लोग को समझना है कि किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बी की। वेक्टर में ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे बेसिक वे और सबसे जेनेरिक वे जो सब क्वेश्चन ऐसे टाइप के क्वेश्चन में काम आएगा कि जो वेक्टर फाइंड करना है उसको अज्यूम कर लो। यहाँ पे कौन सा वेक्टर फाइंड करना है, बी। तो लेट बी वेक्टर इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अभी इसको इधर भी रख दो और इधर भी रख दो, और फिर तो हम लोग जो हर बार करते हैं एक्स वाई जेड में आई जे के को कंपेयर करके इक्वेशन आएंगे, उसको सॉल्व करना है। अगर इधर रखूंगा तो इसमें एलएचएस क्या दिया है, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी मतलब आई जे के, ए क्रॉस बी, ए क्या दिया है 1 1 1, और बी हम लोग ने क्या माना है एक्स वाई जेड। दिस इज इक्वल टू सी, सी दिया है जे कैप माइनस के कैप, आई इंटू जेड माइनस वाई, तो जेड माइनस वाई आई कैप माइनस जे इंटू जेड माइनस एक्स प्लस के इंटू वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। ऐसा आने के बाद पता है क्या करना है, बहुत बार किया हम लोग ने अभी। तो कंपेयर आई को आई के साथ कर लो, 0 आई कैप है सॉरी, प्लस जे कैप। आई को आई के साथ करूंगा तो जेड माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, तो वाई इज इक्वल्स टू जेड। जे को जे के साथ तो x माइनस जेड इक्वल्स टू 1, माइनस अंदर लेके गया, तो x इक्वल्स टू जेड प्लस 1, इक्वेशन 2। और k को k के साथ किया तो y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1, तो x इज इक्वल्स टू y प्लस 1, इक्वेशन 3। इसके अलावा हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, a डॉट बी इक्वल्स टू 3। a डॉट बी इक्वल्स टू 3 से क्या आएगा, ए रहा बी ए रहा, डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ, सब 1 1 1 ही है। रहेगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3, इक्वेशन 4। ये चार को सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है तो बी वेक्टर मिल जाएगा। तो 2 और 3 एक्स की वैल्यू दे दी है, तो सब्स्टिट्यूट 2 and 3 in 4, एक्स क्या है z प्लस 1 और y क्या है 2 and 3 नहीं 1 and 2। x की वैल्यू z प्लस 1 दी है, रख दो इसको और इसको। y की वैल्यू z है प्लस z इक्वल्स टू 3, सो 3z इज इक्वल्स टू 2, तो z इक्वल्स टू 2/3 विच विल बी इक्वल टू y, क्योंकि y और z दोनों सेम है। और x की वैल्यू क्या होगी, x क्या था y प्लस 1, तो रख दो इधर। तो x विल बी इक्वल्स टू 2/3 प्लस 1 विच इज 5/3। तो b वेक्टर क्या होगा 5/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 कैसा है, हाँ तो ये स्टेप लिखो, उसके बाद ये लिखना। डायरेक्ट ये लिखोगे तो कैसे समझेगा, इसके नीचे ये लिखना है। मेरे पास तो जगह थी इसके लिए मैंने साइड में लिख दिया है, तुम लोग के पास जगह नहीं तो पहले लिखो a डॉट बी 3, तो देयरफॉर ये कैलकुलेशन देख लो, नहीं समझ में आया तो पूछो। एक्स वाई जेड में अगर मैंने 3 इक्वेशंस दी तो तुम लोग को साइमल्टेनियस सॉल्व करना आता है, करो।
solve the following equations. Solve the following equations. फर्स्ट मतलब अब इक्वेशन बोल रहा हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 2. सेकेंड, y इज इक्वल्स टू x माइनस जेड प्लस 3 and 2x plus 2y is equals to 4 minus 2z. सॉल्व करके किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? सॉल्व करके किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x, y और z की. करो. इक्वेशन रिपीट करूं. First is x plus y plus z equals to 2. Second, y is equals to x minus z plus 3. और third, 2x plus 2y is equals to 4 minus 2z. x minus 1 by 2 और z 1. तो x और z मिल गया, फिर y तो क्या है? वहां पे मेरा ब्लू कलर का मेरा भी एक बॉटल है, वो लेके उधर ही पानी भरते ना उधर. x आया क्या? x y आना चाहिए माइनस हाफ. x माइनस हाफ आया. y और z कैसे आ सकता है? y और z आएगा ही नहीं तुम लोग को. हाँ देखो, अभी जैसे यहाँ पे मेरे को 1 2 3 4 4 इक्वेशन मिली, 4, और वेरिएबल कितने थे? 3 x y और z. तो 4 इक्वेशन और 3 वेरिएबल है तो मैं सॉल्व कर सकता हूं. बट अगर 2 इक्वेशन और 3 वेरिएबल है तो वो सॉल्व होने वाला नहीं है. मैथ का जनरल रूल होता है कि अगर मुझे साइमल्टेनियस सॉल्व करना है तो सबसे बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन होता है जितने इक्वेशंस उतने ही वेरिएबल्स. जैसे अगर x और y दिया है, x और y, तो 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन होगा सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन. अगर एक कम ज्यादा हुआ तो गड़बड़ होने के चांस है. उसके लिए थोड़ा उसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए. इसके लिए अगर तुम लोग इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन जो है सेम ही है. फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन वो तो सॉल्व हो ही नहीं सकता है. वो यहां पे भी अगर देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन का कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है. क्यों पता है? क्योंकि यहां से सेम रिजल्ट आ रहा है. ये भी x है, ये भी x है, तो z प्लस 1 इक्वल्स टू y प्लस 1, 1 1 कैंसल, y इक्वल्स टू z. तो इसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है. तो असली में मेरे पास कितनी इक्वेशंस थी? 3, 4 नहीं थी. अरे ये रिजल्ट तो यहां से आ रहा है ना. डिटरमिनेंट्स हो गया है तुम लोग का. क्रेमर रूल पढ़ा है उसमें? नहीं हुआ. ठीक है. नेक्स्ट, फाइंड डायरेक्शन रेशियोज. फाइंड डायरेक्शन रेशियोज of a vector which is perpendicular. Find the direction ratios of a vector which is perpendicular to two lines whose direction ratios are -2, 1, -1 and
-3, -4 एंड 1। अभी यहाँ पे वेक्टर और लाइन को मिक्स किया है। लास्ट लेक्चर अगर आए हो और घर पे पढ़ा है तो हमने लास्ट लेक्चर में ही बोला था कि डायरेक्शन रेशियोज लाइंस के होते हैं। उसके ही अगर मैं पैरेलल वेक्टर बनाऊं तो दोनों लाइन और वेक्टर के डायरेक्शन क्या होंगे? सेम होंगे। तो मुझे एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो दो लाइन से परपेंडिकुलर है। कौन सी दो लाइंस? जिसके डायरेक्शन रेशियोज क्या दिए? ये और ये। मुझे ऐसा वेक्टर चाहिए तो दोनों से परपेंडिकुलर है। तो ये अगर डायरेक्शन रेशियोज है लाइन के, तो ये लाइन के अलोंग या ये लाइन के पैरेलल वेक्टर क्या होगा? -2i प्लस j माइनस k। सिमिलरली ये लाइन के पैरेलल या ये लाइन के अलोंग वेक्टर क्या होगा? -3i माइनस 4j प्लस k। मुझे ऐसा वेक्टर चाहिए जो इससे भी परपेंडिकुलर है और इससे भी परपेंडिकुलर है। ऐसी कंडीशन में दोनों वेक्टर का क्या लेने का? क्रॉस। दोनों से अगर परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का क्या लेने का? क्रॉस। तो डायरेक्ट मैं a क्रॉस b, थैंक यू, a क्रॉस b अगर मैं निकालूंगा तो मुझे मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर मिल जाएगा। वेक्टर भी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? डायरेक्शन रेशियोज। तो वेक्टर मिल जाएगा तो डायरेक्शन रेशियोज भी मिल जाएंगे। तो i j के या तो a क्रॉस b ले लो या b क्रॉस a ले लो, फर्क नहीं पड़ता है। -2 1 -1 -3 -4 1 1 -4 -3i -2 -3 प्लस 5j 8 प्लस 3 प्लस 11 k। तो ये वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है, तो इसके जो पैरेलल लाइन होगी उसके drs क्या होंगे? -3 5 और 11। तो ये सेम क्वेश्चन है, खाली अलग वे में पूछा है। वेक्टर के टर्म में नहीं पूछा है, drs के टर्म में पूछा है। तो डायरेक्शन रेशियोज से वेक्टर मिलता है और वेक्टर से डायरेक्शन रेशियोज सेम। नेक्स्ट टॉपिक इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। नेक्स्ट टॉपिक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, या फिर इसका दूसरा नाम है बॉक्स प्रोडक्ट, या फिर इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एसटीपी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से मीनिंग आई गेस समझ में आ गया। स्केलर का मतलब मल्टीप्लाई होकर मुझे एक स्केलर क्वांटिटी मिलने वाली है। ट्रिपल मतलब कितने वेक्टर मल्टीप्लाई होने वाले हैं? 3। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 वेक्टर्स सच दैट मुझे स्केलर मिलेगा। तो अगर मैंने 3 वेक्टर लिए, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, बहुत लॉजिकल है, तो तीनों के बीच में डॉट तो मैं लगा नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही एक के बीच में डॉट लगाऊंगा तो ए डॉट बी एक नंबर आ जाएगा। स्केलर के साथ वेक्टर का डॉट लेना कोई सेंस बनता नहीं है। तो एक डॉट आता है और एक क्रॉस। बी क्रॉस सी से वेक्टर मिलेगा जिसका डॉट प्रोडक्ट फिर मैं किसके साथ लूंगा? ए के साथ। तो एसटीपी का डेफिनेशन क्या होता है कि अगर 3 वेक्टर्स है ए बी और सी, तो एसटीपी इज डिफाइंड एज ए डॉट बी क्रॉस सी। ये ध्यान देना, ब्रैकेट शुड ऑलवेज बी ऑन क्रॉस वाला साइन। यहां पे मैं डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज भी कर सकता हूं, फर्क नहीं पड़ता है। तो पहले ए क्रॉस बी कर लो, फिर उसका डॉट किसके साथ? सी के साथ। वन मोर वे ऑफ डिनोटिंग इज बॉक्स प्रोडक्ट। इसके लिए बोलते हैं क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में भी ऐसा डिनोट कर सकते हैं, ए थोड़ा स्पेस फिर बी और फिर सी। तो अलग अलग वेज है रिप्रेजेंट करने का, या तो एसटीपी बोल लो, या ए डॉट बी क्रॉस सी, या ए क्रॉस बी डॉट सी, या फिर बॉक्स स्क्वायर ब्रैकेट में ए बी सी। यहां पे अगर ए वेक्टर x1 i कैप
y1 j कैप z1 k कैप, b वेक्टर x2 y2 z2 और c वेक्टर x3 y3 z3। आई जे के है ऑब्वियसली। अगर है तो मुझे एसटीपी की वैल्यू या फिर जो बॉक्स ए बी सी की वैल्यू है वो मिलती है बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट। क्रॉस में खाली फर्स्ट रो में आईजे के होता है, यहाँ पे तीनों के तीनों वेक्टर लाइन में लिख देने का। मतलब पहले ए है तो x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3। एसटीपी होता है इसका डिटर्मिनेंट अगर आई जे के टर्म्स में दिया है तो। अभी सिंस तुम लोग ने डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ी है, थोड़े लोग ने पढ़ी है थोड़े ने नहीं पढ़ी है, तो डिटर्मिनेंट में कुछ प्रॉपर्टीज होती है। एंड सिंस एसटीपी या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट, तो जो भी प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट की होंगी वो सब एसटीपी पे होंगी। एसटीपी बहुत फेमस है बहुत फॉर सीईटी। अगर सीईटी में 3 क्वेश्चन वेक्टर से आते हैं तो एक डेफिनेटली एसटीपी से आता है। प्रॉपर्टीज ऑफ एसटीपी, अभी डिटर्मिनेंट पढ़ोगे तभी रिलेट कर पाओगे, अभी के लिए खाली लिख सकते। एसटीपी में फर्स्ट प्रॉपर्टी कि एसटीपी में से तीनों में से अगर दो वेक्टर सेम है, जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर, तो एसटीपी की वैल्यू होती है 0। जो लोग ने डिटर्मिनेंट पढ़ा है याद है, और डिटर्मिनेंट में ऐसा होता है कि अगर दो रोज या दो कॉलम सेम है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0। तो अगर दो कॉलम रोज सेम होने का मतलब दोनों वेक्टर क्या है सेम है। तो एसटीपी में अगर कोई भी दो वेक्टर सेम है कहां पे भी तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 0। सेकेंड प्रॉपर्टीज कि अगर बॉक्स एसटीपी एबीसी की वैल्यू अगर k है और मैं दो वेक्टर को इंटरचेंज करता हूं, सपोज यहां पे मैंने a और b को इंटरचेंज किया तो आएगा b a c, तो वैल्यू सेम रहेगी खाली इसकी साइन चेंज हो जाएगी। तो डिटरमिनेंट में क्या होता है कि दो रो को इंटरचेंज किया तो डिटरमिनेंट का वैल्यू खाली साइन में चेंज होता है। तो अगर बॉक्स एबीसी की वैल्यू k है तो a और b को इंटरचेंज करो तो बी ए सी की वैल्यू क्या होगी -k। किसी भी दो को कर सकते हो। यहां पे अगर b और c को करूंगा तो हो जाएगा a c b, इसकी वैल्यू भी क्या होगी -k, क्योंकि इसकी वैल्यू k थी, दो को इंटरचेंज किया -k। हाँ सेकंड में वापस दो चेंज करोगे तो ये वापस क्या हो जाएगा प्लस, ये दोनों यहाँ पे ही चेंज किया। इसमें वापस अगर ए और सी चेंज करूंगा तो बी सी ए हो जाएगा वो प्लस के वापस। तो दो बार इंटरचेंज किया तो सेम रहेगी, एक बार ऑड नंबर ऑफ टाइम्स किया तो माइनस में आ जाएगी। प्रॉपर्टीज में एनी डाउट? तीसरी नहीं, मतलब इसका ही सेकंड प्रॉपर्टी का ही बाय प्रोडक्ट है कि अगर ये जो साइकिल में लिखा है, साइकिल मतलब ऑर्डर में ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए। आई थिंक तुम लोग ने क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ऐसा बनाया होगा फिजिक्स में, ऐसा आई जे और के, वैसा साइक्लिसिटी जो बोलते हैं ना, मतलब सर्कल में चलता है वैसा ही। अगर यहाँ पे ए बी सी है और वो ऑर्डर हमेशा मेंटेन्ड है, तो ए बी सी अगर के है तो दूसरा ऑर्डर कंटिन्यूस वाला कौन सा होगा बी सी ए, साइकिल वाला ए बी सी, तो बी सी उसके बाद ए। अगर सी से स्टार्ट करो तो क्या आना चाहिए सी ए बी। तो साइकिल वाला ऑर्डर अगर मेंटेन्ड है तो उसकी वैल्यू सेम ही रहती है, के ही रहेगा। साइकिल ऑर्डर मतलब वही ए बी सी, तो बी सी ए फिर सी ए बी। वैसा ऑर्डर अगर सेम है तो उसकी वैल्यू क्या होगी हमेशा के।
थर्ड इज अगर तीनों वेक्टर में से किसी भी एक को, दो वेक्टर का सम लिखता हूं मैं, जैसे ए, दूसरा इज बी प्लस सी और तीसरा इज डी, तो इसको मैं दो वेक्टर में स्प्लिट कर सकता हूं। पहला होगा ए, बी और डी प्लस दूसरा होगा ए, सी और डी। अगर कोई भी एक वेक्टर दो वेक्टर का सम लिखा है तो उसको मैं दो वेक्टर में क्या कर सकता हूं, स्प्लिट, ए बी डी और प्लस ए सी डी। यहां पे एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है कि अगर दो वेक्टर ऐसे लिखा है, जैसे ये ए प्लस बी, बी और ए प्लस सी, बहुत कॉमन मिस्टेक, तो इसको मैं एक साथ स्प्लिट नहीं कर सकता, एक टाइम पे किसी भी एक वेक्टर को स्प्लिट करना है। कॉमन मिस्टेक बहुत ये होती है कि इसको लोग ऐसा लिखते हैं, ए बी ए प्लस बी बी सी, ऐसा नहीं लिख सकता मैं, पहले एक को स्प्लिट करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूं तो ये दोनों सेम ही रहेंगे, तो इसको स्प्लिट करने पड़ेगा ए बी ए प्लस सी प्लस ये क्या आएगा बी बी ए प्लस सी। डिफरेंस समझा? एक साथ मैं दोनों को स्प्लिट कर सकता नहीं हूं, एक टाइम पे किसी भी एक को ही करने का, बाकी लोग सेम। अभी इसके बाद तुम लोग स्प्लिट कर सकते हो, इसके बाद इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए बी ए और प्लस ए बी सी, और इसको स्प्लिट करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि दो वेक्टर क्या आ गए, सेम आ गए, तो इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 0। सिमिलरली यहां पे स्प्लिट करने के बाद ये दोनों सेम आ गए, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। तो फाइनल आंसर खाली क्या बचेगा, ए बी सी। ये देख लो, अगर डाउट है तो पूछो। ये तो 0 हो गया, इसको स्प्लिट किया, ए प्लस सी है ना, तो एक बार ए और एक बार सी, यहाँ पे ए और ए सेम है तो गया, खाली क्या बचता। नेक्स्ट, ध्यान से लिखो, इसमें घाय मत करना, इसमें देख के लिखो, नहीं समझ में आया तो पूछो। नेक्स्ट, अभी जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग को क्या मिलता था, एरिया, वैसे एसटीपी से मुझे मिलता है वॉल्यूम। वॉल्यूम में दो शेप्स, 3D शेप्स आएंगे। पहला जिसको बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन, ये आई थिंक हम लोग का वेक्टर में बात हुआ है। टेट्राहेड्रॉन मतलब ट्रायंगुलर प्रिज्म, सब साइड्स आर ट्रायंगल। कितने वर्टेक्स होंगे, 4, ए बी सी और डी। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज गिवन बाय 1/6 इंटू एसटीपी। अभी ये ध्यान देना, एसटीपी किसका लेना है, एसटीपी हम लोग को साइड्स का लेना है, या फिर इसमें बोलते हैं एजेस। बट रैंडमली मैं कोई भी एज ले सकता नहीं हूं, मुझे ऐसी एज लेनी है जो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे अगर सेम पॉइंट में बी लू तो बी से स्टार्ट होने वाली 3 एज, बी सी बी डी और बी ए, तो यहां पे आएगा बी सी बी डी एंड बी ए। रैंडमली मैं ऐसे नहीं लिखता ए बी बी सी, वैसे अगर तुम लोग को कोई दूसरी लेनी है, सपोज ए से स्टार्ट हो रही है, तो ए बी ए डी और ए सी, फर्क नहीं पड़ता है, ए बी
AD और AC। ये जो लिखा है अंदर दिस एंड दिस, इसको बोलते हैं को टर्मिनस एजेस। को टर्मिनस का मतलब या तो वो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रही है या फिर सेम पॉइंट पे एंड। तो यहाँ पे BA BD BC की जगह पे CB DB AB भी ले सकते हो। तो जो एजेस लेनी है वो कौन सी भी तीन ले सकते हो, बट ये कंडीशन है कि दे शुड बी को टर्मिनस। नेक्स्ट इज पैरेलेलोपाइप। जैसे क्यूब में हर एक साइड स्क्वायर होती है, फिर क्यूबॉइड में हर एक साइड रेक्टेंगल, ऐसे पैरेललोपाइप में हर एक साइड पैरेललोग्राम होती है। तो यहाँ पे टोटल 8 वर्टाइसेस हो गया, 8। नीचे 4 ABCD एंड ऊपर PQRS। इसका वॉल्यूम होता है सेम, खाली 1/6 नहीं होता है। जो यहाँ पे HTP में एजेस लेनी है दे शुड बी को टर्मिनस। सो यहाँ पे सपोज ये लो AD AB और AP, तो AB वेक्टर AD वेक्टर AP वेक्टर। या फिर कोई दूसरी लेनी है, सपोज R से स्टार्ट हो रही है तो RS RQ और RC, RS वेक्टर RQ वेक्टर RC वेक्टर। यहाँ पे भी सेम। पैरेलेलो पाइप ED है, पाइप कभी पीपेड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे भी एक को टर्मिनल एजेस होनी चाहिए। वेक्टर है ये सब, AB वेक्टर AD वेक्टर AP वेक्टर। अभी सिंस ये डिटर्मिनेंट है, इसके नेगेटिव आने के चांसेस होते हैं। तो नेगेटिव आया तो टेंशन नहीं लेगा, मॉड ले लेने का। वॉल्यूम इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो चाहे तो यहाँ पे मॉड लगा दो। दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। टेट्राहेड्रॉन इज स्मॉलर शेप, कंफ्यूजन किसमें फॉर्मूला में कि 1/6 किधर आता है। तो याद रखना टेट्राहेड्रॉन इज स्मॉलर शेप कंपेयर टू पैरेललोपाइप, स्मॉलर शेप तो स्मॉलर वॉल्यूम, तो इसके लिए उसको 1/6 करना होता है, ऐसे याद रखो। हाँ, मॉड खाली नेगेटिव टाइम, वॉल्यूम डिटरमिनेंट है ना, नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, बट सिंस वॉल्यूम में इट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो मॉड लगा लो इधर, या फिर आंसर में खाली पॉजिटिव वैल्यू लेना अगर नेगेटिव आए तो भी। अभी देखो, मैं इमेजिन या फिर बताने का ट्राई करूंगा, बट तुम लोग को ये चीज इमेजिन करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मेरे पास 3 वेक्टर है, ये हुआ लिखे, अगर मेरे पास 3 वेक्टर है जो कोप्लेनार है, कोप्लेनार का मतलब सेम प्लेन में, तो मान लो ये फ्लैट हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है डेस्क का, उस पे 3 वेक्टर है जो कोप्लेनार है। किसी को भी मान लो A B और C ऐसा दे दो, तो अगर ये A B C का मैं HTP लूंगा, कैसे भी A B C B A C कैसे भी फर्क नहीं पड़ता है, तो A B C ये A या B है, तो A क्रॉस B जब भी लूंगा, पहले क्रॉस होता है ना, किसी भी दो का क्रॉस और फिर तीसरे वाले के साथ डॉट। तो किसी भी दो का अगर मैं क्रॉस लूंगा, तो ये दो का क्रॉस लेने पे जो डायरेक्शन आएगा वो क्या आएगा, दोनों से परपेंडिकुलर, बराबर बराबर ना। अभी सिंस तीनों सेम प्लेन में थे, तो ये जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर वाला, वो इससे भी परपेंडिकुलर होगा, इससे भी परपेंडिकुलर होगा और इससे भी परपेंडिकुलर होगा। पूरे प्लेन से ही परपेंडिकुलर है ना। अगर एक प्लेन में कितनी लाइन हो सकती है, इनफाइनाइट। अगर मेरी जो एक लाइन है वो ये प्लेन से ही परपेंडिकुलर है, तो ये प्लेन में जितनी भी लाइंस लाई कर रही है वो सबसे ही परपेंडिकुलर होगी।
तो अगर ये तीन कोप्लेनर है, मैंने किसी भी दो का क्रॉस लिया, तो मुझे जो वेक्टर मिलेगा वो ये पूरे प्लेन से ही परपेंडिकुलर होगा, मतलब इससे भी परपेंडिकुलर होगा। अभी क्रॉस लेने के बाद जो मुझे वेक्टर मिला, वो बचे हुए वेक्टर के साथ उसका क्या लेना होता है, डॉट। अभी सिंस ये दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों का डॉट क्या होगा, 0। परपेंडिकुलर मतलब 90 ना, cos 90 इज 0। तो इसके रिजल्ट आता है स्टैंडर्ड रिजल्ट कि अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो उसका एसटीपी क्या होता है, 0। नोट करके टॉप मार्जिन पे या अलग पेन से वैसे हाईलाइट करके लिख लो। इफ थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, if three vectors are coplanar, their STP is 0 and vice versa। अगर STP 0 है तो तीनों वेक्टर कोप्लेनर है। If three vectors are coplanar, then their STP is 0 and vice versa। लिखो क्वेश्चन, फाइंड the volume of a tetrahedron, find the volume of a tetrahedron whose vertices are a -1, 2, 3, b 3, -2, 1, c 2, 1, 3 एंड डी -1, -2, 4। अब यहाँ पे टेट्राहेड्रॉन बोला है, ट्रायंगल वाला छोटा शेप होता है तो 1/6 आएगा। अभी ये चार वर्टाइसेस है, तो ये चार वर्टाइसेस में से मुझे तीन एजिस वेक्टर बनाने हैं जो को टर्मिनस होने चाहिए। कौन से भी बना सकते हो, सपोज ए बी, अगर पॉइंट जी है तो ए बी क्या होता है, बी माइनस ए, तो बी माइनस है 4i कैप -4 j कैप -2 k कैप। साथ में कर दे, इसमें कुछ देखने लायक नहीं है। ए बी बना है तो दूसरा ए सी, सी माइनस ए 3i कैप -j कैप +0 k कैप, और लास्ट बनाना पड़ेगा ए डी विच इज डी माइनस ए 0i कैप -4j कैप +k कैप। और फिर वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करूंगा, ये तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और डिवाइड बाय 6। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/6 ए बी ए सी एंड ए डी। तो 1/6 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 4 - 4 2, 3 - 1 0, 0 - 4 1, 1/6 into 4 into -1 -4 plus 4 into 3 plus 2 into -12। तो 1/6 -4 + 12 -24। ये मैंने बोला नेगेटिव आएगा तो मॉड ले लेने का, वॉल्यूम में नेगेटिव कभी हो सकता नहीं है। 8 मीठे हुए क्या, ओ ये -2 है ना, फर्क तो पड़ेगा नहीं उससे। 4 into -1 तो -4 + 12, और ये कितना जाएगा +24 है ना। 24 + 8 32, 32 डिवाइड बाय 6 16/3 क्यूबिक यूनिट्स। देख लो एक बार कैलकुलेशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x
if the vectors minus 3 I cap plus 4 j cap minus 2 k cap comma I cap plus 2 k cap and I cap minus x j cap are कोप्लेनार। अभी ये तीन वेक्टर अभी नोट लिखा है, ये तीन वेक्टर्स अगर कोप्लेनार है तो तीनों का डिटर्मिनेंट या एचटीपी क्या होगा 0, तो जाएगा -3 4 -2 1 0 2 1 minus x 0. This will be -3 into 2x minus 4 into -2 -2 into minus x minus 6x plus 8 plus 2x equals to 0, तो x equals to 2. -3 into -0 माइनस और -2x ना, तो +2x हो गया। अब ये सब्ट्रैक्ट होता है ना, पहले ये वाला डायगोनल होता है, ये बैकवर्ड स्लैश वाला। नेक्स्ट find the value of बॉक्स ए वेक्टर, कैसे लिखना है बोर्ड पे देखो, b प्लस सी a प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसके वैल्यू फाइंड करने के लिए 2-3 मेथड है। मैं जो थ्योरी वाला है वो एक बताता हूँ और फिर एमसीक्यू वाला। अभी इसमें या तो तुम लोग वो थर्ड वाला प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो कि एक टाइम पे एक वेक्टर को क्या कर लो, स्प्लिट, है ना। जैसे अगर इसको b प्लस सी को स्प्लिट करना है तो पहले आएगा ए बी सी, फिर आएगा ए सी ए बी सी, फिर उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। वैसे बहुत वेक्टर बन जाएंगे। इसको स्प्लिट करूंगा 2, वो दोनों के इंडिविजुअली इसको स्प्लिट करूंगा तो 3 और 3 6। सेकेंड मेथड वैसे कर सकते हो, या फिर उसका डेफिनेशन ही यूज कर लो। डेफिनेशन क्या होता है, 3 वेक्टर है, एक जगह पे डॉट, एक जगह पे क्रॉस, और फिर ओपन कर लो। ये थियरी में करना है। अभी जैसे अगर मैं यहाँ पे डॉट लगाऊं तो ए डॉट क्रॉस पे ब्रैकेट होता है, तो बी प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी प्लस सी, तो ए डॉट, अभी अंदर वाला ब्रैकेट ओपन करो तो बी पूरे के साथ सबके साथ क्रॉस होगा और सी भी सबके साथ क्रॉस होगा। तो पहले आएगा बी क्रॉस ए, फिर बी क्रॉस, जैसे नॉर्मल ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं ना वैसा ही करो, खाली क्रॉस है। और थर्ड में क्या आएगा, बी क्रॉस सी, समझ में आ रहा है। फिर सी तो प्लस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस सी। अभी देखो ये सी क्रॉस सी और बी क्रॉस बी तो 0, क्योंकि दोनों का क्या लेना है, क्रॉस। खुद के साथ एंगल क्या होगा 0, क्रॉस में साइन थीटा होता है, साइन 0 इज 0। अगर मुझे ऐसा दिया है ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो ये क्या होगा, मॉड ए साइन थीटा, थीटा मतलब ए और ए के बीच का एंगल। अभी एक वेक्टर और उसके खुद के बीच का एंगल कितना होता है 0, तो साइन 0 इज 0, तो ए क्रॉस ए इज ऑलवेज 0। मतलब किसी भी वेक्टर का खुद के साथ
क्रॉस प्रोडक्ट लिया मैंने, तो मुझे क्या मिलता है? एक जीरो वेक्टर, नल वेक्टर इसको बोलते हैं। एन कैप भी रहेगा ना इधर। तो इसके लिए ये और ये तो कैंसिल हो गए। बी क्रॉस सी और सी क्रॉस बी भी कैंसिल, उल्टा है ना। बी क्रॉस सी को मैं क्या लिखता हूं? माइनस सी क्रॉस बी, कैंसिल। तो खाली बचा क्या? ए डॉट अंदर बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। अभी इसको भी ओपन कर दो, ठीक है। ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए। इसको अगर एच टी में लिखो तो तुम लोग को दिख जाएगा, ये ए बी और ए सी और ए। अरे ये वही है ना, क्रॉस और डॉट है, तो यहाँ पे ए और ए सेम तो ये जीरो, यहाँ पे बी और ए सेम तो जीरो, विच इज इक्वल टू जीरो। समझा क्या? अगर थियोरी में आया बोर्ड में तो ऐसा करना, सीईटी में या जेई में आया तो ऐसा नहीं करने का। सीईटी जेई में कैसे करना देखो। अभी एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं बेस वेक्टर्स। बेस वेक्टर्स मतलब स्टैंडर्ड वेक्टर्स जिसके टर्म्स में दूसरे वेक्टर्स को लिखता हूं। जैसे आई कैप, जे कैप और के कैप स्टैंडर्ड वेक्टर्स है, बाकी सब वेक्टर्स को मैं उसके टर्म में लिख सकता हूं। हर एक वेक्टर को मैं आई कैप माइनस ऐसा ही कुछ ना कुछ लिखता हूं ना। तो उसमें आई कैप, जे कैप और के कैप को बोलते हैं बेस वेक्टर्स। बेस वेक्टर मतलब वो तीन अगर मैंने सेट कर दिए तो बाकी कितने भी वेक्टर्स है वो सबको मैं आई जे के टर्म्स में लिख सकता हूं, बराबर ना। तो यहां पे अगर मैं ए बी सी को बेस वेक्टर्स मान लू, किसको बेस वेक्टर्स मान लू? ए बी सी। तो ये पता है क्या लिखा है? दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ एबीसी बेस वेक्टर्स है ना, 1 0 0 0 1 1 और 1 1 1। एबीसी बेस वेक्टर से मतलब मानो अगर इसके यहाँ पे आई जे के होता तो ये आई कैप होता। आई कैप मतलब 1 0 0, उसका डिटर्मिनेंट लेना है तो 1 0 0 लिखता ना। एसटीपी में अभी तक हम लोग ने अगर डिटर्मिनेंट लिया है यहाँ पे, अगर मैंने डिटर्मिनेंट लिया है इसका तो ये एसटीपी था। ये क्या था पता है? ये क्या है? ये ऐसा -3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप। अगर मैं इसको ए वेक्टर मानता तो ये क्या लिखा है? ए वेक्टर। इसको अगर बी वेक्टर मानता तो क्या लिखा है? ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। इसका एचटीपी क्या है? 0। तो बेसिकली अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता तो ऐसा दिखेगा ना ये। फिर दूसरा क्या आएगा स्पेस के बाद? आई कैप प्लस 2 के कैप और फिर ये। अरे अलग अलग वे में, खाली मैंने यहाँ पे इसको ए बी सी इसको माना है, उसको क्या कर दिया मैंने? सब्स्टिट्यूट। तो अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता और लास्ट में आता आई कैप माइनस एक्स जे कैप, तो ये एसटीपी ही है। ये एसटीपी को डिटरमिनेंट में ऐसे लिखते हैं ना, -4 इसका कोएफिशिएंट 4। सेम वे में लिखा है, समझ में आया ये। तो अगर मैं एबीसी को बेस वेक्टर मान लू तो ये खाली उसके कोएफिशिएंट से लिखने होते हैं डिटरमिनेंट में। तो यहां पे भी मैंने खाली एबीसी को क्या माना है? बेस वेक्टर्स। तो अगर मैंने एबीसी को बेस वेक्टर माना है तो उसका क्या लिखना है मुझे? खाली डिटरमिनेंट। पहले में खाली ए है मतलब क्या? 1 0 0। अभी सिंस गड़बड़ मैंने ना एबीसी होते एबीसी बेस वेक्टर्स नहीं है, होता कौन है? आई जे के। तो इसके लिए इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए मुझे इसको बॉक्स एबीसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो वेक्टर्स को मैं बेस वेक्टर मानता हूं ना उसके बॉक्स से क्या कर देने का लास्ट में? मल्टीप्लाई। अभी सॉल्व कर लो। तो दिस विल बी 1 into 1 - 1
और ये तो भाई -0 और +0 इनटू बॉक्स ABC, तो ये तो क्या हो गया 0 इंटू बॉक्स ABC विच इज 0, वही था ना। तो ये किसके लिए फॉर CET या फिर JEE। बोर्ड में यूज मत करना, मार्क्स नहीं मिलेगा। तो बोर्ड में मतलब टेक्स्ट बुक में वो लोग ने बेस वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट दिया नहीं है, ये बेस वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट JEE का है, तो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया वो लोग ने, तो मैं बोर्ड्स में यूज कर सकता नहीं। हाँ नहीं नहीं नहीं, 2 अंदर ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होता है। बेस वेक्टर्स मैंने ABC माना, इसका फाइंड करना है। तो अगर ABC बेस वेक्टर है, बेस वेक्टर में ऑब्वियसली 3 ही मानना पड़ता है ट्रिपलेट में, क्योंकि IJK होता है। तो अगर ये ABC है तो ये खाली आई कैप लिखा है, मतलब आई कैप मतलब क्या होता है 1 0 0, फिर ये क्या लिखा है J कैप प्लस K कैप, तो 0 1 1, हम लोग तो इधर कोएफिशिएंट से लिखते हैं ना, समझा क्या। और ये क्या लिखा है आई कैप प्लस J कैप मतलब 1 1। इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए इसको उसके STP से, जिसको बेस वेक्टर माना है, मैंने बेस वेक्टर किसको माना है ABC, उसको ABC के STP से क्या करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, एक और करोगे तो समझ में आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of a vector plus 2b minus c dot a minus b क्रॉस a माइनस b माइनस c। अभी एक बार डॉट एक बार क्रॉस आया, मतलब ये क्या लिखा है STP। इसको अगर मैं बॉक्स के फॉर्म में लिखूं तुम लोग को समझ जाएगा। ये क्या है a प्लस 2b माइनस c, फिर स्पेस a माइनस b, फिर स्पेस a माइनस b माइनस c। समझा ना। अभी तो थियरी वाला मेथड से खाली बताने के लिए, अभी थियरी वेरी से नहीं करने का। इसमें ABC को क्या मान लो बेस वेक्टर्स, तो पहला रो क्या आएगा 1 2 -1, समझा क्या। सेकेंड रो क्या आएगा 1 -1 0, C नहीं है। और थर्ड 1 -1 -1। अभी इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, जिसको बेस वेक्टर माना है, तो बॉक्स ABC। इसकी वैल्यू फाइंड करो। अभी ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 -0 -2 इंटू -1 -0 -1 इंटू -1 प्लस 1। ये पूरा किसे मल्टीप्लाई करना है बॉक्स ABC। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2, ये तो 0 3 बॉक्स ABC। ये 3 अभी ऐसा अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो जाता है सबसे, 3 है 3 भी 3 से, ऐसा मत करना, वो 3 बाहर ही रहेगा ऐसे। और 2-3 बॉटल दूं हुआ। ये समझा। नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट या फिर VTP। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब सेम ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब कितने वेक्टर है 3, तीनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करके आना चाहिए वेक्टर। तो डॉट तो मैं यूज कर सकता नहीं हूं, क्योंकि जैसे ही मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा मुझे स्केलर आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट मुझे यूज करना ही नहीं है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में तीनों वेक्टर का क्रॉस ही लेना पड़ेगा।
देखो तो वीटीपी को डिफाइन किया है, अगर तीन वेक्टर है ए बी और सी, तो ऑब्वियसली वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में तीनों पे क्या आएगा, क्रॉस ब्रैकेट ब्रैकेट हमेशा पिछले दो वेक्टर में ही आना चाहिए। ये डेफिनेशन है, इसमें मैं ऐसे ब्रैकेट इंटरचेंज कर सकता नहीं हो। तो वीटीपी का एक ही डेफिनेशन है, विच इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बट ब्रैकेट शुड ऑलवेज बी ऑन सेकेंड एंड थर्ड। अभी इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला कैसे लर्न करना देखो। पहले वेक्टर को 1 2 3 मान लो, तो इसका फॉर्मूला होता है 1.3 इंटू 2 माइनस 1.2 इंटू 3। ये 1 2 3 मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कंफ्यूजन होगा, मैं बताता हूं। देखो तो यहाँ पे इसके लिए तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। ये उसका फॉर्मूला है इसका वीटीपी का। ये नंबर्स मैं ऐसे मानने क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कभी कभी वो लोग इसकी वैल्यू फाइंड करने बोलते हैं। ए क्रॉस बी पहले पे ब्रैकेट देते हैं और क्रॉस सी। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वीटीपी, ये वीटीपी नहीं है। क्यों, क्योंकि वीटीपी में ब्रैकेट किस पे होना चाहिए, सेकंड और थर्ड पे। बी सी इसके लिए 1 नंबर दे, सेकंड और थर्ड पे। तो अगर इसको वीटीपी करना है तो हम लोग, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, दोनों के बीच में क्या है, क्रॉस। तो मैं अगर उसको उल्टा करूंगा तो खाली कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस। ऐसे लिख सकता हूं ना, माइनस सी क्रॉस ए क्रॉस बी। क्रॉस में अगर मैं दोनों वेक्टर को इंटरचेंज कर देता हूं तो नेगेटिव साइन आता है। तो ये और ये के बीच में क्रॉस था, उल्टा कर दिया तो नेगेटिव। अभी ये वीटीपी है। अभी वीटीपी का फॉर्मूला इसके लिए मिलता है 1 2 3 वाला, याद रखो 1 3 2 माइनस 1 2 3। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, 1 2 3 पहले नाम दे दो समझ जाएगा। ये 1 2 3 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 1 3 2 मतलब माइनस तो बाहर रहेगा, 1 3 2 मतलब पहले वाले में डॉट, तो सी डॉट बी इंटू ए माइनस 1 2 3, तो सी डॉट ए इंटू बी। ये समझा। अभी यहाँ पे भी बहुत लोग कंफ्यूज होता है कि वेक्टर को खाली मल्टीप्लाई कैसे कर दिया। ये देखो, ये ए डॉट सी डॉट प्रोडक्ट है, मतलब क्या है, वो एक नंबर है, वो नंबर बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब दिस विल लुक लाइक ऐसा, सपोज 2b वेक्टर। वैसे ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, डॉट और क्रॉस नहीं है दोनों के बीच में। ये समझा। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ये भी सेम, इसका अगर वैल्यू 3 आया तो दिस विल बी लुक लाइक 3c वेक्टर। तो 1 2 3 वाला याद रखोगे तो ऐसे केसेस में ना कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग डेफिनेशन में ए बी सी लेते हैं। अभी वो लोग कौन सा भी ऑर्डर दे सकते हैं, सी ए बी दे सकते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर। तो इसके लिए वैसे याद रखो 1 3 2 माइनस 1 2 3। इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस अंदर लेके जाओ तो जाएगा माइनस सी डॉट बी इंटू ए प्लस सी डॉट ए इंटू बी। ये इंटू इंटू मतलब मैथ वाला, नॉर्मल अलजेब्रा वाला इंटू, अभी समझाया हुआ ऐसा। क्वेश्चन लिखो, शो दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 0। शो दैट A क्रॉस B क्रॉस C, B क्रॉस C क्रॉस A, C क्रॉस A क्रॉस B इज इक्वल्स टू 0। फॉर्मूला पता है, तो LHS क्या होगा,
ए क्रॉस बी क्रॉस सी मतलब ए डॉट सी 132 माइनस ए डॉट बी इंटू सी प्लस ए बी 132 तो क्या आएगा बी डॉट ए इंटू सी माइनस 123 बी डॉट सी इंटू ए और लास्ट में ये सी डॉट बी इंटू ए प्लस माइनस सी डॉट ए इंटू बी। कैसे फॉर्मूला है उसके में कंफ्यूजन है तो पूछो। 123 वाला एक ये है 132 माइनस 123। अभी डॉट में ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम ही होता है तो यहाँ पे माइनस ए डॉट बी सी प्लस ए डॉट बी सी कैंसल, सब कटी होने वाला है वैसे भी। ये और ये बी सी ए और सी बी ए और लास्ट में सब कट होके क्या मिलेगा 0 विच इज RHS। ऐसा बहुत बार ऑप्शन में 0 ऐसा मिलेगा 0 वेक्टर। अभी देखो LHS में सब वेक्टर ही थे, ये भी वेक्टर था ये भी वेक्टर था ये भी वेक्टर था और सबको क्या किया था ऐड, तो मुझे LHS में एक वेक्टर ही मिलने वाला था। तो RHS में भी क्या होना चाहिए वेक्टर, स्केलर नहीं हो सकता है। इसके लिए जीरो एरो का मतलब नल वेक्टर होता है 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। तो इसके लिए 0 वेक्टर मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, बहुत बार ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं पेपर में बोनस प्रिंटिंग मिस्टेक, 0 वेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। If alpha, beta and gamma, if alpha, beta and gamma are direction angles, then find the value of, if alpha, beta and gamma are direction angles, then find the value of sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma. Also find full stop. उसके बाद also find cos 2 alpha plus cos 2 beta plus cos 2 gamma। दो चीज फाइंड करनी है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, सेकेंड cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा। देखो अगर अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल्स है तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा क्या होता है 1। वे आइडेंटिटी यूज कर लो, cos स्क्वायर का लिख सो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 बराबर 1 प्लस 1 3 माइनस कॉमन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2। सेकेंड में क्या पूछा है cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा। cos 2 बीटा का फॉर्मूला पता है ना, कौन सा भी यूज कर लो। ये क्या होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1। cos में से सब में से 2 कॉमन आ रहा है, क्या आएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3। इसकी वैल्यू 1 होती है तो 2 माइनस 3 माइनस 1। बात नहीं भाई हुआ
तो साथ में लिख दीजिए, क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि ये सब क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। नेक्स्ट, if sum of two unit vectors, if sum of two unit vectors is a unit vector, if sum of two unit vectors is a unit vector, then find the magnitude of their difference. Then find the magnitude of their difference. I guess मैंने डॉट प्रोडक्ट में एक आध फॉर्मूले दिए नहीं थे, तो देख लो। जैसे हम लोग का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये वेक्टर है, इसका अगर मैं मॉड लूंगा तो स्केलर हो जाएगा होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला लुक सिमिलर टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला था ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ही आएगा, वेक्टर का स्क्वायर पॉसिबल नहीं है, खाली वेक्टर का स्क्वायर डजंट मेक एनी सेंस। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a डॉट बी। ये तुम लोगों ने फिजिक्स में किया होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वाला कुछ मैग्नीट्यूड निकालते होंगे ना, तो वही है। ए डॉट बी मतलब क्या होता है, ए बी cos थीटा, वही फॉर्मूला है, खाली स्क्वायर में लिखा है। तो ए माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होगा, सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 a डॉट बी। आगे अगर सिंप्लीफाई करना है तो मैं a डॉट बी को मॉड ए मॉड बी cos थीटा लिख सकता हूं, और लास्ट में मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी द होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर पता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे अगर तुम लोग को पैटर्न समझ गया तो मल्टीप्लाई और उसके यहाँ पे डॉट होता है, तो 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट ए। ये कॉन्सेप्ट पे ना जेई में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। जैसे अभी वाला जो दिया है ना वो ऐसा ही है। ये कॉन्सेप्ट पे जेई में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। देखो मुझे दिया है इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। अगर दो यूनिट वेक्टर मान लो ए कैप और बी कैप, बराबर, दोनों को ऐड करने पे भी एक यूनिट वेक्टर ही आ रहा है जिसको मान लो सी कैप। ये क्या दिया है वो समझा पहले, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। हम लोग को फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, मतलब ए और बी के डिफरेंस का मॉड फाइंड करना है। अभी ये तुमने जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इजीली क्लिक होगा। बहुत बार वेक्टर इक्वेशंस सॉल्व करते टाइम क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया होगा, हिंट टाइप वर्क करेगा वो, कि मुझे इक्वेशन के दोनों साइड पे मॉड लेना पड़ेगा। अभी ये डायरेक्टली इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करूं वो मुझे क्लिक डायरेक्टली होगा नहीं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और क्वेश्चन में छोटी छोटी हिंट्स होंगी। ऐसे इसका नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूं, मुझे पता है कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, कि दोनों साइड पे मॉड ले लो, तो हो जाएगा मॉड ए कैप प्लस मॉड बी कैप इक्वल्स टू मॉड सी कैप। वो यूनिट वेक्टर है, उसका मॉड क्या होगा 1। तो क्वेश्चन में छोटी छोटी हिंट्स होंगी जिससे मुझे
ये वाला स्टेप पता चलेगा। अभी ये समझा जेई में क्यों आता है ये, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्लिक नहीं होता है किसी को। तो क्वेश्चन में छोटी छोटी हिंट्स होगी। ये क्वेश्चन में हिंट क्या थी कि ये दोनों का सम भी यूनिट वेक्टर है। अभी यूनिट वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसका मैग्नीट्यूड या उसका मॉड क्या होता है 1। इसके लिए क्लिक हुआ कि क्या ले लो, मॉड। अभी जैसे ही मॉड दिखा, ये तीन में से एक फॉर्मूला यूज होने ही वाला है। मैं जनरली स्क्वायर कर देता हूं अगर दोनों साइड है तो, अंडर रूट में नहीं रखता हूं। वैसे भी अंडर रूट में रखूंगा फिर आगे जाके तो स्क्वायर करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ही दोनों साइड पे क्या कर लो, स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। और लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा फॉर्मूला आएगा, मॉड ए प्लस बी द होल स्क्वायर। तो मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी इक्वल्स टू 1। ए और बी कैसे वेक्टर्स है, यूनिट। तो इसका क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस 2a डॉट बी इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से 2a डॉट बी की वैल्यू क्या आ गई, -1। मुझे क्या चाहिए, मॉड a माइनस बी। यहां पे भी स्क्वायर कर दो, स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लो ना, आगे जाके स्क्वायर रूट ले लेना। समझा क्या। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। सबकी वैल्यू पता है, 2a डॉट बी की वैल्यू क्या है, -1। ये क्या होगा 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू -1 विच इज 4। 4 आंसर नहीं है, स्क्वायर का आंसर है, स्क्वायर का। हाँ, तो मॉड ए कैप माइनस बी कैप विल बी इक्वल्स टू प्लस और माइनस। माइनस लिख के फायदा नहीं, क्योंकि वो मॉडुलस है ना, लेंथ है, लेंथ। मॉड वेक्टर में मॉड मतलब क्या होता है, लेंथ। तो आइडियली प्लस माइनस होना चाहिए, बट लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, इसके लिए खाली +2। तो ये कॉन्सेप्ट की वजह से ये वाले क्वेश्चन जेई में बहुत आते हैं। ऑलमोस्ट हर एक साल एक तो आता ही है, क्योंकि यहाँ पे क्लिक करना थोड़ा डिफिकल्ट है कि दोनों साइड पे मॉडुलस लेना है। देखो ये क्लियर है। अभी वेक्टर्स ऐसा टेक्स्ट बुक का हो गया है। सीईटी में थोड़े जैसे ये कंसेप्ट करना, वैसे एक आध दो और है वो हम लोग करेंगे होमवर्क में। एक्सरसाइज 5.4, 5.5 पूरा क्यों, सब क्वेश्चन किए हुए ही है। 5.4 हो गया, 5.5 हो गया। प्रूव दैट वाले मत करना, प्रूव दैट वाले समझता है। जो मैंने बोला थियरम वाला होता है, जैसे 5.2 5.3 किया होगा, उसमें भी वो ट्रपीजियम। जैसे यहाँ पे भी एक आध, यहाँ पे भी थोड़े प्रूफ वाले हैं। जो भी प्रूव दैट से स्टार्ट होता है ना, वो मत करना। और मिसलिनियस का, मिसलिनियस में एमसीक्यूज होते हैं, पता है ना, स्टार्टिंग में उसमें 20 एमसीक्यूज है, वो कंप्लीट करना। 5.4, 5.5 और मिसलिनियस के स्टार्टिंग के 20 एमसीक्यूज।